साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारी इस हिंदी पद चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से और अच्छी दिशा में चल रही होगी और अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहें क्योंकि जो पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल बस करीब ही है। और एक एग्ज़ाम आपका समझ लीजिए आयोग की एक भर्ती और आने वाली है एलटी गिल्ड, उसकी भी तैयारी आप लोग अभी से करना शुरू करें। तो साथियों, यहाँ बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि ये वृंदावन लाल वर्मा हैं, अमृत लाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री। सी आंसर हो जाएगा आपका सही। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पे क्रम दीजिए। तो यहाँ पे जो उनका प्रकाशन वर्ष है सेवा सदन यहाँ पे हो जाएगा कब, तो यहाँ पे 1919। गबन हो जाएगा 1928 और गोदान हो जाता है 1936। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला है शीतोष्ण शब्द में समास है तो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाता है कि शीतोष्ण में जो समास है यहाँ पे हो जाता है आपका कौन सा, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व में देखा जाए कौन सा है तो यहाँ पे हो जाएगा समाहार द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाता है। पृथ्वी परीक्षणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, राहुल संकृत्यायन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सत्यमेव परिव्राजक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी परीक्षणा के लेखक यहाँ पे शिव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। सी आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे सही। तो कौन सा हो जाएगा, शिव प्रसाद पृथ्वी परीक्षणा के यहाँ पे लेखक हो जाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है और ये विधा क्या है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। राजकीय जो कार्य है उत्तर प्रदेश में वो किस भाषा में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय कार्य है वो जो कार्य होता है वो में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। किसका होता है, तो हिंदी भाषा। बी आंसर आपका हो जाएगा सही। इसमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो कौन सा नहीं है, बिहारी हिंदी का यहाँ पे जो भाषाएं जो बोलियाँ दी हुई हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बिहारी है, जबकि अवधी यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है। पहाड़ी इलाके इसमें से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी है, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर मेवाती, मारवाड़ी और कन्नौजी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर बी सही। ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है, जबकि यहाँ मेवाती, मारवाड़ी ये राजस्थानी के अंतर्गत, कन्नौजी ये यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी, तो पश्चिमी की हो जाएगी खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, अवधी, बुंदेली। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू और कन्नौजी, बुंदेली। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती है तो वहाँ पे हो जाएगा ब्रज हो जाएगा, बांगरू हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा और बुंदेली हो जाता है यहाँ पे। तो बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे है साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। रतलाम से, जबलपुर, नागौद या फिर इंदौर से। तो आंसर आपका सही हो यहाँ पे सही जो होने वाला है वो हो जाएगा कि ये इंदौर से प्रकाशित हुई थी। डी आंसर हो जाएगा सही। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है, तो भाषा, उपभाषा, बोली या फिर लिपि। तो जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही हो जाती है राजस्थानी की हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी की। तो मगही हो जाती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगी। किसके अंदर, जो बिहारी है वो बिहारी की उपभाषा हो जाती है मगही। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो छत्तीसगढ़ी यहाँ पे हो जाएगी पूर्वी भाषा की ये हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जब हम प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे होते हैं तो उसमें कई बार एक प्रश्न प्रैक्टिस सेट के, जैसे मैंने कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया, उसमें कई बार ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे।
तो प्रश्न करते समय ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि यही अरे ये प्रश्न तो बार बार आ रहा है। प्रश्न का बार बार आना ये कोई वो नहीं है, आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी हो रही है और आपकी वो प्रश्न जो है वो दिमाग में बैठ रहा होगा बिल्कुल। कई बार जब आप उसी प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाता है और वो आपको कभी भूलता नहीं है। तो प्रश्न हल करते समय ये ना सोचें कि हमको ये प्रश्न तो हमको कई बार हो चुका है, उससे बिल्कुल ऊबना नहीं है, क्योंकि ये जो बोलियां होती हैं ये ऐसे ही याद होती हैं, नहीं तो कई बार इसको रट लिया जाता है फिर भूल जाता है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे विदेशी शब्द तत्सम हो जाएगा या फिर तद्भव या फिर यहाँ पे देशज, तो बी आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है तो वे तत्सम हो जाते हैं। अगला है कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो किसमें है? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, राजस्थानी है। अवधी किसके अंतर्गत है? तो अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है। किसके अंतर्गत? तो पूर्वी हिंदी की ये उपभाषा वर्ग में यहाँ पे अवधी को रखा गया है। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है या फिर मेवाती है, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो मेवाती यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आपका सही। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कहानी हो जाएगा, इंदु है, सरस्वती या फिर ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो 1909 में प्रकाशित इंदु जो पत्रिका है इसका प्रकाशन, ये पत्रिका यहाँ पे किसने प्रकाशित करवाया? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने। टी बी आंसर आपका सही हो जाता है। अर्ध विवृत स्वर है, ऊ है, ए है, आ है, ए है। तो यहाँ पे अर्ध विवृत पूछा जा रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो अर्ध विवृत है मतलब मुख द्वार जब आधा खुले तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत यह आता है। तो इसमें आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आप लोग इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि ये अर्ध विवृत के अंतर्गत कैसे है, और मुख द्वार खुलने के आधार पर ही जो स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत है, अर्ध विवृत है और क्या है, अर्ध संवृत है, तो ये उसी के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। विवृत में बड़ा आ जाता है, अर्ध विवृत में आ, ए, औ ये आ जाते हैं। संवृत में देखा जाता है तो छोटी ई है, बड़ी ई है, ऊ है और बड़ा ऊ है, और अर्ध संवृत में ए और ओ हो जाता है। ए और ओ यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए और ओ हो जाएगा अर्ध संवृत से। अगला प्रश्न है कि जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? वे वृत्ताकार स्वर हैं, समृत स्वर हैं, अनुनासिक स्वर हैं, निरुनासिक स्वर हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि जब ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वहाँ पे निरुनासिक स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? निरुनासिक स्वर जब ध्वनि केवल मुख से निकलती हो। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ये कितने हो जाते हैं? 6 हैं, 8 हैं कि 9 हैं कि 7 हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अंतस्थ 4 हो जाते हैं, ऊष्म भी 4 हो जाते हैं, दोनों की संख्या मिलाई जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर 8 हो जाते हैं। रा का विवरण हो जाएगा वात्स्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण, वात्स्य, पार्श्व, उसके पार्श्विक और संघोष, सघोष, महाप्राण, व्यंजन, या फिर यहाँ पे हो जाएगा वात्स्य, संघर्षी, अघोष, अल्प प्राण, व्यंजन, वात्स्य, स्पर्श, संघोष, उसके बाद महाप्राण, व्यंजन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे वात्स्य, उसके बाद लुंठित और सघोष, अल्प प्राण और व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वही दूध पियत भय यह आजो है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गुनत नवावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। उपरोक्त पंक्ति किस रस का उदाहरण है? संयोग श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस, वियोग श्रृंगार, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा इसमें कौन सा रस? वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ पे कन्हैया अपनी माँ से जो है ये
जो वात्सल्य है वो प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे छल नामक 34वां संचारी भाव किसने जो है यहाँ पे दिया है? छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभिनव गुप्त हैं, आचार्य शुक्ल हैं, केशव हैं या फिर कविदेव हैं। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। देव की इन्होंने संचारी भाव 34वां छल नामक प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लगी होनी सो होई, होनी हो सो होई। तो वीर है, करुण है, रौद्र है, भक्ति है। तो आंसर आपका यहाँ पे जो सही होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे भक्ति रस देखने को मिल रहा है। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? दूध दुहत अति ही बाढ़ी, एक धार दोहिन पहुँचावत, एक धार जहाँ जहाँ प्यारी ठाढ़ी। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाता है? यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, संयोग वात्सल्य है, संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, वियोग वात्सल्य है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे वात्सल्य रस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्ण तथा शब्दों की आवृत्ति होती है और तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक है, श्लेष है, यमक है या फिर उपमा है? आंसर सही हो जाता है इसमें कौन सा? जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्ण या शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ अलंकार हो जाता है यमक अलंकार, वहाँ पे देखने को मिलता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार है जहाँ लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, रूपक है, यमक है या फिर अनुप्रास है। तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंगा। तो उपमा अलंकार है, रूपक है, यमक है या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा? तो इस पंक्ति में जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही यहाँ पे सही। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त जो अलंकार पूछा जा रहा है तो इसमें हो जाएगा कि मानवीकरण अलंकार है, उल्लेख है, प्रतीप है, भ्रांतिमान है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, लो यह लतिका भी भर लाई। तो यहाँ पे प्रकृत को जब क्या कर दिया जाता है, जब उसको मानव बना दिया जाता है तो वहाँ पे जो अलंकार हो जाता है वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। किस छंद में 6 चरण होते हैं? वर्वय, चौपाई, सोरठा या फिर छप्पय। तो 6 चरणों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आंसर यहाँ आपका सही हो जाएगा। छप्पय में 6 चरण होते हैं। किसमें? छप्पय में 6 चरण यहाँ पे हो जाएगा। डी आंसर आपका है बिल्कुल ही सही। जिन सुमिरत सिद्धि होय, शेष नायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है तो यहाँ पे जो छंद हो जाएगा दोहा है, सोरठा है, वर्वय है या फिर रोला है। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सोरठा यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है आरत सैन्य सिंधु में सुराग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में। बढ़े चलो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आरत सैन्य सिंध में सुवाड वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जगड़, रगड़ और जगड़, उसके बाद जगड़ और गुरु हो जाएगा। या फिर इसमें रगड़, जगड़, तगड़ या फिर तगड़, जगड़, गुरु हो जाएगा। रगड़ है, जगड़ है, भगड़ है, उसके बाद गुरु है। तो यहाँ पे या फिर डी आंसर है। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो यहाँ पे जो क्रम देखने को मिल रहा है तो पहले जगड़ है, रगड़ है, उसके बाद में फिर क्या है? जगड़ है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है?
जगड़ के बाद फिर रगड़, उसके बाद जगड़ और उसके बाद में गुरु। तो यहाँ पे 2 बार क्या हो जाएगा, रगड़ रगड़। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है 27 मात्राएं, 16-11 पर यति अंत में लघु गुरु, 28 मात्राएं 16-12 पर यति अंत में लघु गुरु, 28 मात्राएं 16-12 पर यति अंत में गुरु लघु, 27 मात्राएं 16-11 पर यति अंत में गुरु और लघु। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो सरसी छंद होता है उसमें 27 मात्राएं होती हैं और 16-11 पर यहाँ पे यति होती है। किस पे? 16-11 पे 27 मात्राएं 16 और 11 पे यति हो जाती है और अंत में क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है और लघु हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भू ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा या फिर भुज प्लस रा यहाँ पे। तो आंसर आपका सही हो जाने वाला है कौन सा? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा भू ऊर्जा में भू प्लस ऊर्जा, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? निष्कर्म है, संयोग है, सदैव है या फिर गिरीश है। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो निष्कर्म यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही। ए आंसर बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जो शब्द है उसमें व्यंजन संधि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उदाहरण है, तद्धित है, वाक्जाल है या फिर रसायन है। तो किसमें नहीं है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या कि इसमें निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, इसमें नहीं है और जबकि सब में व्यंजन संधि है। अगला है प्रतिमान में समास है तो तत्पुरुष है, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो प्रति आगे लगा है, उपसर्ग है, तो इसको देखते ही हमको अंदाज़ा लग सकता है कि ये कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला है कि हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है तो मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। हाथ जो है हथियार क्या करना है कि डाल देना मुहावरे का अर्थ हो जाता है हार को मान लेना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त जो अर्थ है क्या हो जाएगा? बहुत गरीब है, बहुत सहनशील है, बहुत कंजूस है, बहुत ही बीमार है। आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर, बहुत ही कंजूस है। क्या है? बहुत ही कंजूस है। अगला प्रश्न है कि दांत काटी रोटी का अर्थ है कि गहरी दोस्ती है, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, बहुत गहरी दोस्ती इसका अर्थ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिया है, पिया है, मोर है, चार है। आंसर जो आपका हो जाएगा सही वो हो जाएगा इसमें ए, ये यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन है, शलाका है, तिक्त है, चार है। आंसर आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो डी हो जाता है, यहाँ पे चार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषज है? रिक्शा है, जूता है, तेंदुआ है, नौ है। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो कौन सा है? ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही, रिक्शा है। किस वाक्य में क्रिया के सतत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे मैं रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल ही सही। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ नहीं रहा है। अगला है कि किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करने वाले छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर पर जा चुका था, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। आंसर यहाँ जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें
लगता है अच्छी अब की बरसात जो है अच्छी होने वाली है, तो ये संभावना वृत्त यहाँ पे ये क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है इसमें कि दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी है, पेड़ है, शेर है, लड़का है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कुर्सी ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है गौ का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सामान्य बहुवचन हो जाएगा गौ का, वो हो जाता है यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल ही सही। अगला है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो यहाँ पे है कि कवि लोग है, कवि वृंद है, कवि समूह, कवि दल, तो बी आंसर यहाँ भी हो जाएगा सही। कवि वृंद हो जाता है वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए शब्द है, कथित है, किंवदंती है, औपचारिक है, उल्लेखनीय है। आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही, किंवदंती यहाँ पे हो जाता है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम हो जाता है आत्मा से परे, आध्यात्मिक या फिर आत्मिक या फिर भौतिक, तो आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी भौतिक हो जाएगा। उन उस श्रृंखल का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे विलोमार्थी शब्द पूछा जा रहा है उस श्रृंखल का, तो यहाँ पे सामान्य हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा, रूढ़िवादी या फिर विनम्र, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो डी हो जाता है, विनम्र हो जाएगा उस श्रृंखल का यहाँ पे। अगला यहाँ पे है नौका शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तिया है, तरंगणी है, तरी है या फिर तरणिजा है। यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा इसमें सी आंसर, तरी हो जाता है नौका का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा। कूच कूच शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा उरोज सेना, उरोज या फिर सेना स्तन, उरोज प्रस्थान या फिर स्तन कली, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा इसमें सी आंसर बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला है कि छात्रा गृहात् अगच्छति, अगच्छन्त का हिंदी में अनुवाद है, तो क्या हो जाएगा? छात्र घर से आ रहे हैं, छात्र घर पर आते हैं, छात्र घर से आते हैं, छात्र घर पर आए थे। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, छात्र घर से आते हैं, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही। मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत में अनुवाद है अहम सूर्यस्य पश्यन्ति, अहम सूर्यां पश्यामि, अहम सूर्यः पश्यति, अहम सूर्या पश्यन्ति। यहाँ पे जो आपका सही होने वाला है वो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, अहम सूर्यां पश्यामि। अगला यहाँ पे प्रश्न है यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड के नायक और नायिका हैं? तो इसमें जो हो जाता है वो मालती माधवम है, मालविकाग्निमित्रम या फिर मेघदूतम या फिर महावीर चरितम, तो जो यक्ष यक्षिणी की जिसमें पूरा खंड काव्य लिखा गया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल ही सही। बिना के योग की विभक्ति, बिना अगर लगा हुआ है तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? यहाँ पर तृतीया है, द्वितीया है या फिर तृतीया या पंचमी या फिर तीनों, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। बिना के योग में विभक्ति आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें तीनों में यहाँ पे विभक्ति देखने को मिल रही है, किसमें? यहाँ पे तीनों, तृतीया, तृतीया, पंचमी, यहाँ तीनों में हो जाता है। श्वेतांबर का समास विग्रह क्या होगा? श्वेत चा तत् अंबरम, श्वेतम अंबरम यस्य सह, श्वेतम अंबरम एन सह, श्वेतम अंबरम यस्मिन। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे ए, श्वेतम च तत् अंबरम, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाता है इसमें कि कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे उत हो जाता है, चा के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ता है, जब इसका उच्चारण किया जाता है, जब इसको लिखा जाता है तो यहाँ पे चा आ जाता है, यहाँ पे उत हो जाएगा, बिल्कुल ही सही है। अगला है रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम, तो यहाँ पे जो पद्यांश का संबंध पूछा जा रहा है ये यहाँ पे हो जाता है किसका? आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, यहाँ पे हो जाएगा
अंबिका दत्त व्यास का यहाँ पे हो जाएगा। अगला है तुदचा कतः रूप बनेगा, तो यहाँ पे तुदिता हो जाएगा, तुतः हो जाएगा, तुन्ना हो जाएगा या फिर तोदिति हो जाता है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। तुन्ना यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुन्ना है यहाँ पे। सकलान विभक्त तथा वचन है, यहाँ पे प्रथम द्विवचन है, प्रथमा बहुवचन है, द्वितीया बहुवचन, सप्तमी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे प्रथमा बहुवचन। भ्राताज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भ्राता प्लस आज्ञा, भ्रात प्लस आज्ञा, भ्राता आज्ञा, भ्राता आज्ञा। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला है हरिहरों से संबंधित सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आजाद दंतम हो जाएगा, द्वंद्वेधि हो जाएगा, अल्पात्रम हो जाएगा या फिर राजदंतिसु परम हो जाता है। आंसर यहाँ आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। द्वंद्वेधु यहाँ पे हो जाता है, हरिहरों में यहाँ पे द्वंद्वेधु हो जाता है। सिरसी पद में विभक्ति यहाँ पे और वचन कौन सा हो जाएगा? प्रथमा एक वचन है, द्वितीया एक वचन है, षष्ठी एक वचन या फिर सप्तमी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्त। साथियों यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट था उसी का यहाँ पे जो दूसरा भाग था हम आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए। तो साथियों अपनी तैयारी को यहाँ से अच्छे से पढ़ के और मजबूती की तरफ बिल्कुल लेकर के चलते रहिए, और इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहें। और धन्यवाद साथियों।